वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीवीएमएस की इस वेब सीरीज में। और डीवीएमएस पर हम बात कर रहे थे फॉरेन की पर, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको डीवीएमएस का इंट्रोड्यूस किया था। और उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने फॉरेन की का पर्पज आपको बताया था कि फॉरेन की यूज क्यों करते हैं। बिकॉज हमको दो टेबल्स या मल्टी टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स के बीच में जब इंटरलिंकिंग करनी होती है और टेबल्स की डिपेंडेंसी होती है जब एक दूसरे पे, तो आपको फॉरेन की जरूरत पड़ती है। बिना फॉरेन की के आप टेबल्स को आपस में इंटरलिंक नहीं कर सकते। तो सिंपल मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ पेरेंट टेबल है। मैं इनको पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल बोलता हूं। तो ये हमारी चाइल्ड टेबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो ये चाइल्ड टेबल है, ये पेरेंट टेबल P है टेबल और P1, और ये पेरेंट टेबल P2 है। अब मजे की बात यह है कि जब आप इस पूरी चीज को देखेंगे तो यहां पर फॉरेन की के बिना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉरेन की के बिना आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको फॉरेन की बनाना ही पड़ेगा। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये आपस में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुई है। तो आपस में टेबल्स की रिलेशनशिप फॉरेन की वजह से होती है। अब फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा होगा कि एक जो मेरी तीन टेबल मैंने डिस्कस की थी, स्टूडेंट टेबल थी, एक मेरी कोर्स टेबल थी, एक इनरोलमेंट टेबल थी। तो जब बात करेंगे स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट टेबल थी हमारे पास। स्टूडेंट टेबल में भी बिल्कुल शॉर्ट में ले लेते हैं, SID है, एस नेम है, एज है, कुछ इस तरीके से। और फिर मैंने एक टेबल ली थी कोर्स टेबल ले ली, और कोर्स टेबल में कोर्स ID है और कोर्स नेम है ना, कोर्स फीस है, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया। और फिर मैंने एक फर्स्ट क्लास इनरोलमेंट टेबल ले ली। तो ये देखिए इनरोलमेंट टेबल आ गई, और इनरोलमेंट टेबल में मैंने कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स परचेज किया है वो ले लिया। अब यहां पे सिंपल देखने की बात ये आ रही है कि अलग अलग टेबल्स के बीच में फॉरेन की जा रही है, बिकॉज ये इसको रेफर करेगी और ये इसको रेफर करेगी। तो हमारा एक टेबल में जो फॉरेन की है वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है, और ये फॉरेन की CID इनरोलमेंट की कोर्स की CID को रेफर कर रही है, और कोर्स की CID जो है वो प्राइमरी की है अपने टेबल की। तो यहां पर बिटवीन द अमंग द टेबल्स फॉरेन की का रेफरेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आपको देखने को मिलेगी जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, और जरा ध्यान से समझिएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एक कॉलम A है, और ये एक कॉलम B है, और ये एक कॉलम C है। और मैंने ये कहा कि हो सकता है कि C A को रेफर करे, और इस टेबल का जो रिलेशन है वो मैंने RA, B, इस टेबल का जो नाम है वो R है, और कॉलम इसमें ABC हैं, और प्राइमरी की अगर आप लेने गए तो A इज द प्राइमरी की। तो डेफिनेटली फिर जो C होगा वो C को फॉरेन की बनना ही पड़ेगा। C को फॉरेन की बनना ही पड़ेगा, बिकॉज C रिफर कर रहा है A को, A की सारी वैल्यू C से आ रही हैं, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि A एक सुपरसेट है और C एक सबसेट है उसका। तो डेफिनेटली यहां पर सेम टेबल की बात आ रही है, सेम टेबल को रेफरेंस करने की बात आ रही है। तो सेम टेबल को रेफरेंस करने का मतलब क्या होता है? सर जी जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझाइएगा, हमको समझ में नहीं आया। ये अभी तक जो बात चल रही थी वो हमारी इंटर टेबल बात चल रही थी। अब इंट्रा टेबल में कैसे हम फॉरेन की का रेफरेंस करेंगे, किस तरीके से कोड लिखेंगे, तो वो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैनेजर की टेबल है। मैनेजर की टेबल है, मैनेजर। ये मैनेजर की टेबल में हमारे पास दो तरीके के रिलेशन हैं। एक हमने एम्प्लॉय की आईडी ले ली है, और मैंने एक ले लिया मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है।
दैट इज वी हैव टू सी। और डेफिनेटली ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय से आ रहा होगा और मैनेजर आईडी एक हमारे कुछ और हमारा वो डिटेल होगा उसमें। ये मैनेजर आईडी हम यहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर मैनेजर अपने आप में एम्प्लॉय होता है, तो ये मैंने टेबल यहाँ पर ड्रॉ करके आपकी बता दी। और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ले लिया और ये मैंने मैनेजर आईडी ले ली। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक एम्प्लॉय आपका इवन है और इसका कोई मैनेजर नहीं है, नल है ये, ठीक है। लेकिन एक एम्प्लॉय E2 है और जिसका जो मैनेजर है, ठीक है, वो E1 है, ठीक है। और एक एम्प्लॉय E3 है जिसका भी मैनेजर E1 है और एक एम्प्लॉय E4 है जिसका मैनेजर E2 है और E5 है जिसका मैनेजर भी E2 है और E6 है, E6 का मैनेजर जो है वो E4 है, लाइक दैट। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी की बात करें, अगर इस टेबल के प्राइमरी की बात, तो यहां पर सीधा सीधा आप देख के बता सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी में कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है आपको, बट मैनेजर आईडी में रिपीटेशन दिख रहा है। E1 E1, E2 E2 डुप्लीकेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप सीधा सीधा डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया प्राइमरी की हमारा जो है वो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, बिकॉज ये यूनिक है, इसमें कहीं भी डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे हैं। बट मैनेजर में डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो मैनेजर नहीं बन सकता है और हम इनको कंपोजिट में नहीं करेंगे। हम सबसे पहले प्राइमरी की को मिनिमली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जब वहां से काम नहीं चल रहा होता तो उनको कंपोजिट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो मैनेजर आईडी है डेफिनेटली इट इज ए सबसेट ऑफ द एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि किसी आदमी को उस कंपनी का मैनेजर होने से पहले उसका एम्प्लॉय होना पड़ेगा। तो ये चीज बिल्कुल लॉजिकली कनेक्ट हो पा रही होगी आपको, इसके लिए मुझे अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि ऐसा ही फिलॉसफी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रहा है, तो मैनेजर आईडी रेफर्स टू एम्प्लॉय आईडी एंड डेफिनेटली एम्प्लॉय आईडी इज ए प्राइमरी की ऑन सेम टेबल। सेम टेबल की प्राइमरी की है, तो यहां पे सेम टेबल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो प्राइमरी की केवल डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में ही ड्रॉ नहीं होती हैं, सेम टेबल्स के बीच में भी प्राइमरी फॉरेन की ड्रॉ हो सकती है। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट डिफरेंट टेबल्स के बीच में लगता है, साथ में इटसेल्फ एक ही टेबल में लग सकता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो MID है वो फॉरेन की है, ठीक है, सेम टेबल की, और EID जो है वो सेम टेबल की प्राइमरी की है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि E1 जो है वो CEO है कंपनी का और ये आपके जो E2 हैं प्लस कंपनी के, और E3 हैं वो डायरेक्टर हैं आपके कंपनी के, और E2 E4 को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, और E2 E5 को भी सुपरवाइज कर रहा है, और E4 जो है वो E2 E5 को भी सुपरवाइज कर रहा है, और E4 जो है E6 को सुपरवाइज कर रहा है। तो हियर यू कैन से E3, ठीक है। सो E3 जो है वो E6 को सुपरवाइज कर रहा है, लाइक दैट। तो ये कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपने देखा होगा कि जो CEOs होते हैं वो CEOs किसी को उनका कोई बॉस नहीं होता है, बट CEO डायरेक्टर्स के बॉस होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके हेड्स के बॉस होते हैं, हेड जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉयज के बॉस होते हैं। तो इस तरीके की एक हायरार्की आपको कंपनी में देखने को मिलती है, और ये टेबल भी मैंडेटरी टेबल है क्योंकि आपको सुपरविजन देखना है, कौन किसका सुपरविजन कर रहा है। तो यहां पर एक चीज आपको और देखने को मिली होगी कि क्या फॉरेन की नल हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉरेन की कैन होल्ड नल वैल्यू, तो बिल्कुल कर सकती है भैया। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये देखो यहां पर फॉरेन की नल मेंटेन कर रही है, बिकॉज MID इज ए फॉरेन की, और फॉरेन की में नल हो सकता है। प्लस फॉरेन की कोई भी यूनिक वैल्यूज के लिए डिफाइन की नहीं जाती है, फॉरेन की केवल डिपेंडेंसी आपस में रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए बनाई जाती है। तो फॉरेन की का पर्पज जो है, तो पर्पज ऑफ द फॉरेन की अगर मैं लिखने जाता हूं, पर्पज ऑफ फॉरेन की, तो पर्पज ऑफ फॉरेन की जो होता है वो होता है ड्रॉ द रिलेशनशिप
या डिफाइन द रिलेशनशिप between the table or within the table, between the table, between the table, between the tables, और विद इन द टेबल्स, और विद इन द टेबल्स। तो यहां से आपको क्लियर कट पता लग गया होगा कि फॉरेन की का पर्पस क्या होता है। ठीक है, यूनिकनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, नल वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। नल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यूनिकनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सारी चीजों को ही बस इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिलेशनशिप को ड्रॉ करती है, मतलब आपस में ही चीजों को कनेक्ट करती है या डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को आपस में कनेक्ट करती है। तो यहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, इसका प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा कि विद इन द सेम टेबल आप फॉरेन की लेते हैं तो क्या कंस्ट्रेंट आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहला जो लेक्चर मैंने लिया था उस लेक्चर का मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे स्टूडेंट इनरोलमेंट और कोर्स टेबल में मैंने आपको सीधे सीधे फॉरेन की लगा के दिखाया है, और फॉरेन की कंस्ट्रेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। अब जरा दिल थाम के बैठिए और अपनी आंखों को पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाइए, बिकॉज जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर में गेट में ऐसा देखा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी, चाहे वो गेट सीएससी डीए, इवन आपके प्रैक्टिक जो कंपनीज इंटरव्यूज हैं उनके लिए भी बहुत मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में क्या पिच करने वाला हूं आप लोगों के सामने कि एक आपको वर्ड दिखाई पड़ेगा और ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है नियम, रूल। तो अगर कंस्ट्रेंट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन की के अपने उसूल होते हैं, फॉरेन की के अपने कुछ रूल होते हैं, आप उनके मुताबिक ही चल पाएंगे। अगर आप उनके मुताबिक नहीं चलेंगे तो डीबीएमएस आपको थपड़िया देगा, लतिया देगा, भगा देगा। तो डीबीएमएस में जब भी आप फॉरेन की डिफाइन करने जाएंगे तो आपको फॉरेन की के नियम के हिसाब से ही डेटा मैनिपुलेशन, मतलब डेटा पर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। आप अपनी मनमर्जी से डेटा पर ऑपरेशंस नहीं, टेबल्स पर ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। तो टेबल पर अगर फॉरेन की डिफाइन है तो आपको ऑपरेशंस करते समय सजग रहना पड़ेगा, अदरवाइज डीबीएमएस आपको ऑपरेशंस नहीं करने देगा। तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझाता हूं कि अगर आप रोड पर जाते हैं तो आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज रोड पे चलने के लिए ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। तो वैसे ही अगर कई टेबल्स के बीच में फॉरेन की रिलेशनशिप स्टैब्लिश है तो आपको उन टेबल्स पर जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आपको फॉरेन की के रूल के हिसाब से चलना होगा। तो कैसे सर, ये इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइए, मजेदार तरीके से समझाइए, मजा नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूं, या दिल थाम के बैठिए। तो इसमें क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट टेबल लेता हूं, ठीक है, बहुत जरूरी है पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा। मैंने स्टूडेंट टेबल ली और स्टूडेंट में मैं बिल्कुल मिनिमल एंट्री ले रहा हूं, एसआईडी और एस नेम। आप कितने भी कॉलम ले लीजिए, क्योंकि मिनिमम 2 कॉलम में ले रहा हूं। फिर मैंने एक टेबल ले ली है इनरोलमेंट, इसको मैंने खूब बनाया हुआ है प्रैक्टिकली, आप देखेंगे जाके वीडियो को, आपको बहुत मजा आएगा। और इनरोलमेंट टेबल में मैंने कहा कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स परचेज किया हुआ है, वो इनरोलमेंट टेबल मुझे अलग बनानी पड़ेगी। और फिर मैं गया कि भैया इनरोलमेंट टेबल क्या है, हमारा कोर्स टेबल क्या है, बिकॉज ये तीनों टेबल अलग अलग होंगी स्टार्टिंग में। कुछ बच्चे अभी ऑब्जेक्शन करेंगे सर इनको मर्ज किया जा सकता है, जो आगे थोड़ा पढ़े रहेंगे डेफिनेटली, तो अभी आगे मर्ज भी करेंगे इनको। तो सीआईडी और यहाँ पर सी नेम फीस रखना थोड़ा जरूरी है, तो रख लेते हैं, बिकॉज यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर आएगा। अब इनकी कुछ एंट्रीज को हम यहाँ पर लेते हैं। तो पहली एंट्री में यहाँ पर पहली टेबल बनाता हूँ, और पहली टेबल में आपको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी, एक कॉलम दे दिया जिसका नाम है, और एस नेम एक दूसरा कॉलम मैंने बना दिया है। और फिर मैं यहाँ पर कोर्स पे आ रहा हूँ, और कोर्स में मैं गया ये, और कोर्स सीआईडी मैंने यहाँ पे लिया, और सी नेम मैंने यहाँ पे लिया, और ये सी फीस मैंने यहाँ पे लिया। परफेक्ट।
ठीक है। अब फिर मैं इनरोलमेंट में आया, तो इनरोलमेंट में आप कह सकते हो कि ये इनरोलमेंट टेबल है, इनरोलमेंट टेबल है, और इनरोलमेंट टेबल में आप सीधा सीधा इनरोलमेंट टेबल को ड्रॉ करो, या मैंने टेबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ सीधे इनका कॉलम नेम दे सकता हूँ कि भैया देखो ये एसआईडी है और ये सीआईडी है। अब इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि प्राइमरी की क्या है हमारी। तो भाई प्राइमरी की यहाँ पर कोई भी अंधा बता सकता है एसआईडी होगी, और यहाँ पे भी कोई अंधा बता सकता है प्राइमरी की हमारी सीआईडी होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि प्राइमरी की हमारी एसआईडी कंबाइंड विद सीआईडी कॉमा लगा के आप लिख देंगे, काम चल जाएगा आपका। और मज़े की बात यह है कि ये फॉरेन की भी होगी आपकी ये, और ये फॉरेन की होगी आपकी ये। तो यहाँ पे पहली फॉरेन की होगी आपकी एसआईडी, और यहाँ पे दूसरी फॉरेन की होगी आपकी सीआईडी। दैट्स द थिंग। ठीक है, अब सब कुछ प्रिपेयर है। अब मैं 3 एंट्रीज करा लेता हूं, यहां पे 3 एंट्रीज करा लेता हूं, और यहां पे भी 3 एंट्रीज करा लेता हूं, जो कि ये एग्जांपल में बेस एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहां से आप समझ सकते हो। यहां पे मैं 5 एंट्रीज करा लेता हूं, 5 एंट्रीज करा लेता हूं, 5 एंट्रीज। अब मैं वैल्यूज को लेना शुरू करता हूं, तो ध्यान से देखिए, यहां पे S1 है, S2 है, S3 है, और नेम हमारा हमने कुछ नेम N1 N2 N1 कुछ भी नेम में रिपीटेशन हो सकता है। मैंने एक डमी एंट्रीज ले लिए हैं, एक्चुअल नेम नहीं लिए हैं। कोर्स की अगर आप बात करोगे तो कोर्स एक्चुअल भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C1 है, C2 है, C3 है, और ये हमारा विक्रम है। विक्रम नाम तो कोर्स का विक्रम नहीं होगा यार, कम से कम। तो यहाँ पर मैं DBMS डाल दिया, मैंने DBMS, और यहाँ पर मैंने डाल दिया DSA, यहाँ पे डाल दिया मैंने पाइथन। ठीक है, और फीस डाल दी है 1K 2K 1K, कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहां पर किस स्टूडेंट ने क्या कोर्स परचेस किया है उसको एक बार लिख देता हूं। तो मैंने कहा S1 ने कोर्स C1 भी परचेस किया है, S1 ने C2 भी, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, सारे कोर्स परचेस कर लिए हैं। S2 ने जो है वो C1 परचेस किया है, और S3 ने जो है वो C3 परचेस किया है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि अब मैं क्या समझना जब समझाने वाला हूं आपको, फॉरेन की कंस्ट्रेंट समझाने वाला हूं कि नियम क्या होते हैं फॉरेन की के। तो चलो इस नियम को एक एक करके समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो अपने माइंड में साइलेंस मेंटेन करें, पूरा फोकस आपका स्क्रीन पर होना चाहिए। मजे की बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसको इस तरीके से अगर आप देखें, तो ये थोड़ा हटा देता हूं, साफ सुथरा लिख देता हूं, इसकी ये SID लिख देता हूं यहां पे, और ये तो बहुत स्पेस बचेगा हमारा, और CID यहां पे लिख देता हूं। अब मैंने आपसे बोला क्या, ये भी हटा देता हूं, फॉरेन की है ना, बिकॉज एरो का मतलब ही फॉरेन की है। तो ये फॉरेन की है और ये फॉरेन की है आपका। ठीक है, अब मैंने इंसर्शन किया, इंसर्शन किया। अब इंसर्शन कहां पर हो सकता है? इंसर्शन पेरेंट टेबल में भी हो सकता है और चाइल्ड टेबल में हो सकता है। तो ये हमारी पेरेंट टेबल P है, ये पेरेंट टेबल P है, ये पेरेंट टेबल P1 है, ये पेरेंट टेबल P2 है, और ये चाइल्ड टेबल C, शॉर्ट में लिख दिया चाइल्ड फॉर C, पेरेंट फॉर P। अब मैं इंसर्शन जब करने जाऊंगा तो इंसर्शन हमारा क्या हो सकता है? पेरेंट में भी हो सकता है और चाइल्ड में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्शन में स्टार्ट करता हूं पेरेंट पे। तो पेरेंट में जब आप इंसर्शन करने जाएंगे, पेरेंट पर जब आप इंसर्शन करने जाएंगे, पेरेंट पर जब आप इंसर्शन करने जाएंगे, तो पेरेंट में इंसर्शन करने के लिए मैं एक नई एंट्री लेके आता हूं कि सपोज एक स्टूडेंट आया है, अभी नया नया आया है, और वो स्टूडेंट S4 है और जिसका नाम कुछ N4 है, वो आपके इस कोर्स में इनरोल होना चाहता है। तो क्या पहले वो कोर्स ही खरीद लेगा? कि नहीं, पहले आपको उसका एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और उसके स्टूडेंट के डेटाबेस में उस S4 की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके नाम की एंट्री करनी पड़ेगी, और ब्ला ब्ला और बहुत सारे कॉलम होंगे, उनकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसकी एंट्री इस घर में होगी। तो अगर S4 N4 की एंट्री हो रही है तो क्या ये इंसर्शन वैलिड होगा
या इनवैलिड होगा। तो इफ वो यू वांट टू इंसर्ट S4N4 देन इट इज ए वैलिड इंसर्शन और इनवैलिड इंसर्शन, देन इट इज ए वैलिड इंसर्शन, क्योंकि पेरेंट में एंट्री करने के लिए पेरेंट को चाइल्ड से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आके आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उससे पहले वो जाके कोई एनरोलमेंट टेबल चेक करने वाला नहीं है, फिर जाके बाद में वो कोर्स खरीदेगा वरीदेगा तब आके जाकर उसकी एंट्री एनरोलमेंट टेबल में होगी। तो डेफिनेटली यहां पर आप जब पेरेंट में इंसर्ट करने जा रहे हैं तो पेरेंट में, भाई साहब पेरेंट है वो, तो उसको अपने बच्चे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा अच्छा तुमको मेरे यहाँ रहना है, अरे बच्चे की कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुम मेरे यहाँ रहो आके, तो वो सीधा परमिट करने के लिए अलाउड है और कोई भी इसमें कोई लॉजिकली फ्लॉ नहीं दिख रहा आपको ना। तो ये एक वैलिड इंसर्शन है, एक वैलिड इंसर्शन है, वैलिड इंसर्शन। तो ये वैलिड इंसर्शन बहुत ही आपको अभी यहां पर दिखेगा कि क्या रीजन है। जस्ट वेट रुकिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इंसर्शन की जगह डिलीशन करने जाते हैं तो आप मजे देखिएगा। अभी कहां से, पेरेंट से। तो पेरेंट से आप अगर डिलीट करने जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आप डिलीट करने गए, लो भाई ये डिलीशन हो गया। अब डिलीशन अगर आप पेरेंट से करने गए, पेरेंट से करने गए और पेरेंट में आपने डिलीट किया किसको, आपने डिलीट किया S1N1 को, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज S1N1 एंट्री, अगर S1 स्टूडेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुका है, इंस्टीट्यूट को छोड़ के जा चुका है, तो फिर उसका कोई इनरोलमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली चाइल्ड टेबल वाला डेटा भी डिलीट होना चाहिए। तो S1C1, S1C2, S1C3 ये डिलीशंस भी होने चाहिए, बट ये डिलीशंस फॉरेन की नहीं करने देगा आपको। अगर आपने पेरेंट टेबल में किसको डिलीट किया, S1N1 को डिलीट किया, तो ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट। क्यों, क्योंकि इस SID का कुछ डेटा डेफिनेटली पड़ा हो सकता है कहां पे, एनरोलमेंट टेबल में। अगर वो डेटा एनरोलमेंट टेबल में पड़ा होगा तो फॉरेन की तुरंत आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, मतलब फॉरेन की कंस्ट्रेंट के तहत वो डिलीशन इनवैलिड डिलीशन होगा। तो वो कहेगा कि भैया आप अपना पेरेंट में डिलीट करके भागना चाहते हैं, बच्चे को डेटे को बच्चे में पड़ा डेटा का क्या होगा, तो इसलिए ये आपका इनवैलिड डिलीशन होगा, इनवैलिड डिलीशन होगा। इनवैलिड डिलीशन का मतलब कि डीबीएमएस इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, डीबीएमएस इसको रोकेगा, डीबीएमएस इसको सबसे पहले स्ट्रिक्ट करेगा। डीबीएमएस कहेगा कि हम नहीं करने देंगे आपको, बिकॉज आप चोरी चुप्पे पेरेंट की टेबल में से डिलीट करके भागना चाह रहे हो, और चाइल्ड की टेबल में अगर एंट्रीज पड़ी हैं तो हम क्या करेंगे उसका, फिर उसको कौन डिलीट करेगा। क्यों, क्योंकि चाइल्ड की टेबल में पड़ी हुई वो एंट्रीज अनाथ हो जाएंगी सारी। तो अब S1 जब आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, तो S1 इनरोलमेंट टेबल में कर क्या रहा है। कोई भी आदमी आके जब S1 या इवन इनरोलमेंट टेबल में देखकर उसने देखा कि अच्छा वो पता करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स खरीदे हैं, तो यहां से हमारा काउंट जो है वो 3 आएगा, जबकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो ये S4 नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में केवल स्टूडेंट बचे हैं कितने, 2। तो क्योंकि S1 जा चुका है तो अब उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज चाइल्ड टेबल में डिलीट हो जानी चाहिए। तो यहां पर डिलीशन जो है वो इनवैलिड होगा, फोर्सफुली आप नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब अगला पॉइंट ये आता है कि फॉर एग्जांपल अपडेशन करना हो, कहां, पेरेंट टेबल में अपडेशन करना हो, पेरेंट टेबल में, पेरेंट में अगर आपको अपडेशन करना हो पेरेंट में, तो पेरेंट में अपडेशन करने का सेम प्रॉब्लम आएगा जो आपने डिलीशन किया था। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं भैया S1 का जो नाम था वो गलत लिख गया था, इसका नाम N1 डेस था। तो अब सेम वो कहेगा कि अगर S1 की एंट्रीज चाइल्ड में पड़ी हुई हैं तो आप या यहां चूंकि नाम का तो कोई पर्पज ही नहीं आ रहा, नाम यहां आएगा नहीं, मान लो उसका रोल नंबर ही मैंने S1 डेस कर दिया, तो अब चाइल्ड में जहां जहां S1 पड़ा होगा यू हैव टू डू S1 डेस, S1 डेस, S1 डेस।
तो ये काम भी वो कहेगा कि अच्छा आप चुपके से पेरेंट में अपडेशन करके भागना चाहते हो और चाइल्ड में पड़ा हुआ उसका सारा एंट्री का क्या होगा। तो जो ये आपने S1 से S1 डेस करना चाहा, इसको अपडेशन को डीबीएमएस ड्यू टू फॉरेन की कंस्ट्रेंट, क्योंकि डिपेंडेंसी है दोनों टेबल की आपस में, इस डिपेंडेंसी की वजह से डीबीएमएस जो है वो इसको इनवैलिड करेगा। अब ये सारी चीज आपको समझ में कहां आएगी, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में समझ में आएगी, जब रेड कलर की एरर फेंकेगा आपका डीबीएमएस और कहेगा कि थपड़िया देंगे बिकॉज आप चुप के चोरी आप पेरेंट टेबल में डिलीट करके भागना चाहते हैं, तो चाइल्ड टेबल में पड़ी एंट्रीज का क्या होगा, वो अनाथ हो जाएंगी। या आप केवल पेरेंट टेबल में अपडेट कर रहे हैं और वो सारा अपडेशन चाइल्ड टेबल में भी होना चाहिए, तो ये काम कोई ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसके लिए पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, जैसे फॉरेन की कंस्ट्रेंट के नियम के हिसाब से आपको चलना होगा। तो वो आपको इंसर्शन भी करने देगा, डिलीशन भी करने देगा, अपडेशन भी करने देगा, सब कुछ करने देगा, मौजी मौजा होगी। लेकिन नियम आपको फॉरेन की के ही फॉलो करने पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। तो हमने इस पूरे लेक्चर में क्या देखा, क्या समझा? हमने इस पूरे लेक्चर में 3 पॉइंट देखे। क्या 3 पॉइंट है वो? कि एक हमारा पेरेंट था, पेरेंट में हमारा इंसर्शन एक ऑपरेशन था, दूसरा ऑपरेशन हमारा डिलीशन था, और तीसरा ऑपरेशन हमारा अपडेशन था। परफेक्ट। इंसर्शन के लिए किसी चीज की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पेरेंट भैया पिताजी हैं, वो किसी को भी अपने घर में रख सकते हैं, तो वो कहेंगे हमें किसी बच्चे की परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन डिलीशन अगर पिताजी के घर से कुछ निकाल दिया गया तो देखना पड़ेगा, वो पिताजी ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो वो बच्चे की भी बिक गई ना। तो डेफिनेटली डिलीशन में आपको बच्चे को भी जाके चेक करना पड़ेगा कि कुछ पड़ा तो नहीं रह गया बच्चे की टेबल में, तो डिलीशन डीबीएमएस रिस्ट्रिक्ट करेगा, सेम एज अपडेशन भी डीबीएमएस रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों फॉरेन की कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों टेबल इंडिपेंडेंट होती तो आप फिर कहीं से भी इंसर्शन कर सकते थे, कहीं से भी डिलीशन कर सकते थे, कहीं से भी अपडेशन कर सकते थे, किसी को कोई लेना देना नहीं था, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी थी। लेकिन डे टेबल्स इंटर रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली अब फर्क पड़ने वाला है। तो सर क्या हम फिर डिलीशन नहीं कर पाएंगे टेबल्स में? क्या सर हम अपडेशन नहीं कर पाएंगे टेबल्स में? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, खूब कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, आप खुश होके कर पाएंगे। नियम से चलें आप फॉरेन की के, जैसा फॉरेन की कहता है कि नियम से चलोगे तो हम सब कुछ करने देंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि सर डिलीशन हम करें कैसे। अगर पेरेंट टेबल में हमको S1 N1 को डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूं कि आप इस चीज को फोकस होके समझें। S1 N1 को आई वॉन्ट टू डिलीट 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 S1 N1, तो क्या होगा? तो सबसे पहला डीबीएमएस आपसे बोलेगा कि सबसे पहले आप इसको कहां पर डिलीट करें? आप इसको डिलीट करें जाके चाइल्ड टेबल से। तो चाइल्ड टेबल से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट करें। तो मैं गया चाइल्ड टेबल में और मैंने पहला डिलीशन मारा, दूसरा डिलीशन मारा, तीसरा डिलीशन मारा। और ये करते कैसे हैं? ये भी हम अपने प्रोग्राम से करते हैं, मतलब क्वेरी से करते हैं डिलीशन। तो ये तीनों एंट्रीज जब डिलीट हो गई तो चाइल्ड में अब S1 नाम का कोई आदमी नहीं रह रहा है। तो इनरोलमेंट टेबल में अब S1 नाम का कोई बंदा नहीं रह रहा है। अब आप फ्री हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, S1 है ही नहीं। देन अब आप जाएं और S1 N1 को उसके घर से निकाल के बाहर फेंक दें। परफेक्टली आप S1 N1 का डिलीशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहला स्टेप फॉलो करना होगा, फर्स्ट डिलीट फ्रॉम चाइल्ड, देन डिलीट फ्रॉम पेरेंट। ये फॉरेन की कहता है, बिकॉज भैया बच्चे की डिपेंडेंसी है यार पिताजी पे, तो भैया बच्चे को डिलीट पहले बताओ कि हम ये हटाने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो पिताजी में तब हटाया जा सकता है। तो ये सिंपल सा एक लॉजिकल है, बिल्कुल आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, सेम चीज यहां पर कोर्स के बारे में भी हो सकती है कि मान लो कोई कोर्स अब नहीं रखा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में, तो वो कोर्स सबसे पहले इनरोलमेंट टेबल से हटाया जाएगा, तब जाके वो कोर्स टेबल में हटाया जाएगा। तो ये सेम चीज यहां पे भी लग रही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर C1 DBMS कोर्स को हटा दिया गया, तो आपको सबसे पहले C1 S1, C2 S1, C3 S1 वाली एंट्रीज हटानी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब S1 C1 और जहां जहां C1 पड़ा होगा C1 S2, ये एंट्रीज हटानी होंगी। तो ये चीज अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। और सेम यही अपडेशन में होगा, क्योंकि अपडेशन में अगर आपको अपडेशन करना है मान लो फीस में, या आपने CID में अपडेट करना है या SID में अपडेट करना है कि S1 डेस हो गया, तो सबसे पहले आप चाइल्ड में अपडेट करो। तो अपडेशन का भी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि मान लो मुझे अपडेट करना है पेरेंट में, कि पेरेंट में S1 का नाम जो है S1 डेस हो गया है कोर्स का, तो आप कुछ मत करो, चाइल्ड में जाओ, डेस 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 ये सारे मार दो और जाके यहाँ पे S1 डेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट अपडेट इन चाइल्ड, फर्स्ट अपडेट इन चाइल्ड, तो सबसे पहले आप चाइल्ड में अपडेट करो, अपडेट फ्रॉम चाइल्ड, एंड देन अपडेट इन पेरेंट। जबकि डिलीशन इंसर्शन के लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है, इंसर्शन के लिए डायरेक्टली आप सीधा जाके पेरेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या पर्पज होता है, हम डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे, और हम इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अपडेट करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन जब बात आएगी चाइल्ड की, तो हमको क्या करना होगा, इस कंस्ट्रेंट को जरा ध्यान से समझिएगा, दिल थाम के समझिएगा, और आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कि चाइल्ड के लिए जब आती है बात कि इफ आई कंसीडर्ड चाइल्ड ऑपरेशंस, चाइल्ड ऑपरेशंस में भी अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड में भी एक इंसर्शन ऑपरेशन होता हुआ, एक चाइल्ड में डिलीशन ऑपरेशन होगा, डिलीशन ऑपरेशन होगा, और चाइल्ड में अपडेशन ऑपरेशन होगा, अपडेशन ऑपरेशन होगा। सिंपल मैं चाइल्ड से डिलीट करना चाहता हूं क्या, तो मैं चाइल्ड से ये हटा देता हूं, चाइल्ड से हटा देता हूं दिस वन, और मैंने ये हटा दिया। अब मैं चाइल्ड से डिलीट करना चाह रहा हूं S1 C1, देन देयर इज नो प्रॉब्लम S1 C1, बिकॉज ये S1 ने C1 कोर्स जो है वो छोड़ दिया है, उसकी मर्ज, उसका मन नहीं है कि वो C1 कोर्स को इनरोल करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि S1 C1 वो जो डेटा है वो एक्चुअल में इनरोलमेंट का ही डेटा है, एक्चुअल में इनरोलमेंट का ही डेटा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उससे लेना देना नहीं। तो S1 C1 को आप कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो। इफ यू वांट टू डिलीट देन देयर फ्रॉम द चाइल्ड देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हो रहा, DBMS को कोई दिक्कत नहीं होगी, और फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हो रहे हैं। क्रॉस का मतलब वायलेट और टिक का मतलब यस, परफेक्टली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाइल्ड में कुछ भी इंसर्ट करने गए तब मजे आप देखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर चाइल्ड में एक एंट्री लेता हूं, और वो एंट्री है हमारी, अभी आपको पता लग जाएगा, जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे कि एक्चुअली में मैं एक एंट्री लाया S4 और एक लाया C4। अब S4 ऑलरेडी आपकी स्टूडेंट टेबल में नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट में है ही नहीं है S4, और आपके कोर्स टेबल में भी C4 नहीं है। तो ये इनरोलमेंट टेबल में क्या कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि मेरे कॉलेज में कोई एक अमेरिका का बच्चा, और मेरा कॉलेज अगर इंजीनियरिंग है और हिस्ट्री लिए बैठा है, तो मेरे कोर्स में ही हिस्ट्री नहीं है, और वो अमेरिका के बच्चे मेरे कॉलेज में क्या कर रहे हैं जब मेरा इंस्टीट्यूट इंडिया का है। तो S4 C4 कर क्या रहा है यहां पर, जब S4 यहां पे नहीं है, S4 does not belongs to this table and C4 does not belongs to this table, तो दोनों कर क्या रहे हैं यहां पे। तो आपका जो इंसर्शन है इन इनरोलमेंट तुरंत इनवैलिड हो जाएगा, यानी ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है यहां पे वॉयलेट हो गया। ठीक है, वॉयलेट हो गया, क्रॉस हो गया, तो DBMS तुरंत आपको एक एरर फेंक के देगा कि सबसे पहले आप पेरेंट में एंट्री करवाइए S4 C4 की। तो सबसे पहले आप जाइए S4 C4 की यहां पर एंट्री करवाइए, फिर जाके आप चाइल्ड में एंट्री कराने के लिए आप एलिजिबल होंगे।
तो इंसर्शन हमारा वैलिड नहीं होगा इन द केस अगर वो डेटा हमारा चाइल्ड में नहीं पड़ा। चाइल्ड में पड़ा है तब कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी अभी आएगा दिमाग में कि सर अगर चाइल्ड में पड़ा है तो हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा एंटर करवाना चाहता हूं कि S2 ने C2 कोर्स भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज S2 की एंट्री ऑलरेडी हमारे पास है, C2 की ऑलरेडी हमारे पास एंट्री है, तो ये एंट्री हमारी वैलिड एंट्री है। लेकिन इन केस अगर डेटा नहीं है तो डीबीएमएस फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट होगा और वो दिक्कत खड़ी करेगा आपके लिए। सेम केस अपडेशन में भी है कि अगर मैं यहां पर S1 को S1 डेस करना चाहता हूं, है ना, तो आपको ये S1 डेस नहीं करने दिया जाएगा, बिकॉज फिर आपको सबसे पहले पेरेंट में S1 डेस करना होगा, ठीक है, देन फिर आप चाइल्ड में उसको S1 डेस करोगे जाके। तो ये आपका इंसर्शन और इससे रिलेटेड आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि डिलीशन आपका और इंसर्शन आपका, ये अपडेशन वाला पार्ट तो आप छोड़ ही दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन की बात आपको समझ में आई होगी। तो इंसर्शन आपको नहीं करने दिया जाएगा, डिलीशन आपके लिए एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हो डिलीशन, ठीक है। तो यहां से आपको क्लैरिटी बनी होगी कि सेम पेरेंट टेबल का रिवर्स होता है चाइल्ड टेबल में। चाइल्ड टेबल में रिवर्स करते समय चाइल्ड टेबल में आपको ध्यान रखना है कि डिलीशन पॉसिबल है और इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेरेंट टेबल में इंसर्शन पॉसिबल है, डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से फॉरेन की कंस्ट्रेंट का एक ओवरव्यू आपको क्लियर हुआ होगा, प्लस मैं इसका एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस भी आपको देने वाला हूं, तो आपको पूरी फंडामेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। अब बात यह आती है कि ठीक है, अगर मुझे पेरेंट टेबल से कुछ डिलीट करना हो तो उसके कुछ नियम होंगे, वो नियम का लॉजिक सिंटेक्स क्या कहता है वो बताइए सर। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं वहां पे। तो इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम पेरेंट टेबल, डिलीट फ्रॉम पेरेंट टेबल, डिलीट फ्रॉम पेरेंट टेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर दुर्घटना घट सकती थी, ठीक है, पेरेंट टेबल से आप डिलीट करने जाएंगे कुछ तो दुर्घटना घट सकती थी। तो क्या करेंगे हम, यहां पर आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट ने एक रूल दिया। क्या रूल दिया कि आप ऑन डिलीट नो एक्शन करें, ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन, क्योंकि डिलीशन में ही दुर्घटना घट सकती, तो ऑन डिलीट नो एक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, और ये बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट अभी एसक्यूएल में लिया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अगर आप स्टूडेंट टेबल से डायरेक्ट, मैं समझा दे रहा हूं, S1 और N1 और यहां पे S2 N2 दो एंट्री ले रहा हूं, और यहां पर मैं इनरोलमेंट की शॉर्ट एंट्री ले रहा हूं SID CID। यहां पर S1 ने मान लो C1 कोर्स और S1 ने C2 कोर्स और S2 ने C3 कोर्स लिया है। इफ यू वांट टू डिलीट S1 N1, ठीक है, तो डीबीएमएस इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। इस अगर आपने ये वर्ड लिख दिया तो डीबीएमएस नहीं करने देगा, इसको सिंपली मना कर देगा। तो वो कहेगा पहले आप चाइल्ड से उड़ाओ जिस एंट्री को डिलीट करना चाहते हो, फिर पेरेंट पे आओ। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट डिलीट फ्रॉम चाइल्ड, देन डिलीट फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। बस आपको इतना लिखना होगा और ये चीज अपने आप फॉलो हो जाएगी, ठीक है। ऑन डिलीट नो एक्शन जो है आपको इस तरीके के काम नहीं करने देगा। अपने आप फॉलो होने का मतलब इसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा एसक्यूएल का, इसके लिए भी आपको एक एसक्यूएल का कमांड चलाना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको चाइल्ड पे जाके एसक्यूएल से एंट्रीज को डिलीट करना होगा, फिर आपको पेरेंट से एसक्यूएल को एंट्रीज को डिलीट करना होगा। डायरेक्ट आप चाइल्ड से कोई डिलीशन, डायरेक्ट आप पेरेंट्स से कोई डिलीशन नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली ये ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि पेरेंट टेबल में हमें डिलीशन कैसे करना है। सेम अगर हमको चाइल्ड टेबल में कुछ इंसर्शन करना है तो हमको क्या करना होगा। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। ये मैं पार्ट अभी यहीं पर क्लोज करता हूं। इसका आगे का पार्ट मिलेगा कि इसका आपको डीबीएमएस की तरफ से एक सोल्यूशन दिया गया, इसका प्रॉब्लम फ्लॉ क्या है वो समझ लीजिएगा। इसका प्रॉब्लम और फ्लॉ ये है कि सबसे पहले आपको एक क्वेरी चलानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यूजर खुद इस काम को करेगा।
सबसे पहले यूजर देखेगा कि हमारे डेटाबेस में कहां कहां पर S1 पड़ा है, फिर वो उसके लिए एक क्वेरी लिखेगा और वो क्वेरी जाके यहां पे या जितनी बार, मान लो 1000 बार S1 लिखा होगा तो पूरी टेबल में S1 को डिलीट करेगा। फिर यूजर किसके लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए एक क्वेरी लिखेगा, ये तो इनरोलमेंट टेबल के लिए थी, इनरोलमेंट टेबल के लिए क्वेरी थी। फिर यूजर जाएगा और स्टूडेंट टेबल के लिए क्वेरी लिखेगा और स्टूडेंट टेबल में जाके फिर S1 N1 को डिलीट करेगा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो अब यूजर को 2 बार मेहनत करनी पड़ी, चाइल्ड टेबल में डिलीशन परफॉर्म करने के लिए क्वेरी लिखनी पड़ी और एज वेल एज उसको पेरेंट टेबल में भी उस वैल्यू को डिलीट करने के लिए क्वेरी लिखनी पड़ी। तो यूजर के लिए एक बड़ा हेडिक है, बट ये कॉन्सेप्ट उस जगह पे ज्यादा वैलिड है जहां पे डेटा बहुत सेंसिटिव होता है और आप चाहते हो कि आपकी परमिशन से ही चीजें डिलीट हो रही हो। तो डेफिनेटली उस तरीके के एप्लीकेशंस के लिए हमारा ये ऑन डिलीट का नो एक्शन जो है वो ठीक चीज है। आप चाहते हो कि पहले मैं मैन्युअली, मतलब मैं अपनी क्वेरी लिखूं और उससे मैं इनरोलमेंट में अपनी जितनी भी एंट्रीज डिलीट करना चाहता हूं वो डिलीट हों, फिर उसके बाद वो एंट्रीज में जाके स्टूडेंट में भी डिलीट करूं। तो ये सारा आपकी परमिशन, आपकी जानकारी में सारा डिलीशन हो रहा होगा चाइल्ड से भी, और सारा आपका डिलीशन आपकी ही जानकारी से हो रहा होगा स्टूडेंट में भी। लेकिन ये चीज आपको डीबीएमएस बाय ऑटोमेशन भी देता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जी, आप अगर कुछ भी किससे डिलीट करना चाहते हैं, पेरेंट से डिलीट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो चाइल्ड से अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया डीबीएमएस में, और एक उसको पहले बाय डिफॉल्ट चलाया करता था, बट एसक्यूएल में अब उसके लिए अलग से एक सिंटेक्स डिफाइन किया गया है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पिच करूंगा। और उस सेम क्वेश्चंस पर गेट में कम से कम 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और वो मैं क्वेश्चंस के साथ उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाऊंगा, जिसको एक गजब का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और आपको एक अलग लेवल के डेप्थ पर पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान रखें, फिलहाल के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर किसी चीज में, तो केवल आपको इस लेक्चर में इंसर्शन और डिलीशन का ध्यान रखना है। तो इंसर्शन और डिलीशन 2 पॉइंट्स पर आपको बात करनी है कि कहां पेरेंट और कहां चाइल्ड, चाइल्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे पेरेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर नहीं डिलीट करने को दे रहा है डीबीएमएस, कुछ गलती हो रही है, तो हमारा नियम क्या होना चाहिए कि पहले चाइल्ड से फिर पेरेंट से। ऐसे ही अभी हम चाइल्ड में आएंगे कि चाइल्ड में अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो पहले इसका जस्ट रिवर्स करना होगा कि हम पहले पेरेंट में इंसर्ट करें जाके और फिर चाइल्ड में इंसर्ट करें जाके। तो यहां से ओवरऑल आपको एक पिक्चर क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर अगले स्टेप पर आते हैं कि डीबीएमएस ने आपको इसमें क्या ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जिससे आप पेरेंट में अगर कुछ भी डिलीट करना चाहें तो फटाफट डिलीट कर सकते हैं। आपको कोई हेडिक नहीं लेनी है इन 2 चीज़ों की कि आप पहले जाओ चाइल्ड में डिलीट करो, फिर आप जाओ कि आपको पेरेंट में डिलीट करो। 2 स्टेप में डिलीशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा एक क्वेरी चलाओ और सब कुछ उड़ जाएगा पेरेंट टेबल से भी, और सब आप जिस जिस को डिलीट करना चाहते हैं वो पेरेंट से भी उड़ेगा, और जिस जिस को डिलीट करना चाहते हैं वो चाइल्ड से भी उड़ जाएगा। तो इसकी एक पूरी ये एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया एसक्यूएल ने, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पर पिच करूंगा और उस कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकली एलैबोरेट करके भी दिखाऊंगा। तो लगभग हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। लेक्चर बिल्कुल एंड पर है, बस एक लास्ट लेक्चर फॉरेन की का हम डिस्कस करेंगे, और गेट में सारी अभी तक जितनी भी कीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं उनको भी क्लोज कर लेंगे, और आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा कीज का। तो अब बस लेक्चर को यहीं पे करते हैं फिनिश। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट एपिसोड का आप वेट करिए पूरी अपनी शिद्दत से, क्योंकि उसमें जो डिस्कशन होने वाला है उससे सीधा सीधा गेट का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। लेक्चर्स को ठीक से अच्छी तरीके से समझिएगा, और जो मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस करा रहा हूं भाई वो तो जरूर करिएगा, जरूर देखिएगा सभी लोग। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।